हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट बाय मेथड ऑफ सेक्शन। तो फिर सेक्शन मेथड से ट्रस्ट की एनालिसिस करने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। आप फिगर देख लें। ये 4 मीटर का स्पान ए से एफ तक है, एफ से जी तक 4 मीटर, जी से एच तक 4 मीटर। टोटल स्पान हमारा 12 मीटर का हो गया। यहाँ पर बी से 30 डिग्री के एंगल पर एक रैफ्टर जा रहा है, 30 डिग्री के एंगल पर दूसरा रैफ्टर ये जा रहा है। दोनों रैफ्टर डी पर मिल रहे हैं। डी बी के मिडिल पॉइंट सी पर एक बल कार्य कर रहा है। सी को जी से जोड़ा गया है, ये मेंबर जोड़ा है, एक ये मेंबर जोड़ा है। इस तरह से इस ट्रस्ट में कुल कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे टोटल मेंबर हैं। क्वेश्चन में ये फिगर चूंकि दिया हुआ है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सारे दिए हुए हैं, ये फोर्स दिए हुए हैं। इसमें फोर्स देख लीजिए इंक्लाइन डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तीनों फोर्स जो हैं वर्टिकल डायरेक्शन में ना हो करके इंक्लाइन डायरेक्शन में लगे हुए हैं। इसका ये बी बिंदु पर जो सपोर्ट है ये हमारा फिक्स सपोर्ट है और ए बिंदु का सपोर्ट रोलर सपोर्ट है। तो रोलर की प्रतिक्रिया वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ये हमको मालूम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये रोल कर रहा है। इधर बी पॉइंट की जो रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन अननोन है, तो अननोन रिएक्शन कि बल को न दर्शा करके उसके दो कंपोनेंट एच और बी इनको दर्शाया जाता है। तो ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ दर्शाया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दर्शाया हुआ है प्रतिक्रिया के स्थान पर। तो अब पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है? ये तो फिगर दिया हुआ है, फिगर के डाटा दिए हुए हैं। फिगर में क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड द इंटरनल फोर्सेस इन मेंबर ईडी, एफडी एंड एफजी ऑफ ए गिवन ट्रस्ट बाय मेथड ऑफ सेक्शन। यानी सेक्शन मेथड के द्वारा ट्रस्ट के केवल इन 3 मेंबर्स में बलों की गणना करवाई गई है। तो यहां हम सेक्शन मेथड की एक सबसे खास विशेषता ये आपको बता दें कि पूरी ट्रस्ट का एनालिसिस किए बिना ही हम जो जिन अंगों में बल पूछा गया है उन अंगों के बलों के मान हम सेक्शन विधि के द्वारा डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सभी शेष बलों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे इस ट्रस्ट में ई डी और एफ डी और एफ जी यानी ये 3 मेंबर जो हैं, इन मेंबर में बलों की गणना करवाई गई है। न यहाँ बल पूछे गए हैं, ना इस मेंबर में बल पूछे गए हैं, न प्रतिक्रिया पूछी गई है, न ये प्रतिक्रिया पूछी गई है। तो ऐसे इस तरह के प्रश्न में सेक्शन मेथड सबसे अच्छा साबित होता है। हालांकि इस मेथड के द्वारा हम इसके प्रत्येक मेंबर में भी बल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस कंडीशन में ये मेथड लगाया जा सकता है। अन्य किसी मेथड के द्वारा केवल 3 अंगों में बल नहीं ज्ञात किए जा सकते। उसके लिए हमको एक सिरे से इसको सॉल्व करते हुए जब तक हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इन मेंबर्स के बल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यानी इनको ज्ञात करने के लिए इससे पहले के जितने मेंबर हैं उनके भी बल ज्ञात होंगे, तभी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सेक्शन मेथड की जो ये विशेषता है, इसीलिए ये मेथड जो हमारे बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हाई टेंशन पावर, हाई टेंशन लाइन के जो टावर होते हैं, वो तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें कितने ही मेंबर होंगे, असंख्य। हम किसी पर्टिकुलर मेंबर में अगर फोर्स की गणना करना चाहते हैं तो फिर उस स्ट्रक्चर के लिए ये सेक्शन मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो आप देखिए कि बिना सभी बलों की गणना किए हुए हम कैसे इन 3 मेंबर्स में बल की गणना करते हैं, उसी मेथड को यहाँ सेक्शन मेथड के द्वारा समझाया गया है। तो सेक्शन मेथड को समझने के लिए हमें जो हमारी 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं सपोर्ट पर, एक ये वर्टिकल रिएक्शन होगी रोलर सपोर्ट पर और ये हमारी इंक्लाइन होगी। इन 2 रिएक्शन में से कम एक रिएक्शन का ज्ञात होना आवश्यक है। बिना किसी ज्ञात बल के, देखिए कोई भी किसी भी ट्रस्ट का एनालिसिस बिना किसी ज्ञात बल के नहीं हो सकता।
हालांकि यहाँ पर ये ज्ञात बल हैं, लेकिन चूंकि ये ट्रस है, कैंटिलीवर नहीं है, इसलिए इन ज्ञात बलों की सहायता से हम इसके मेंबर्स की एनालिसिस प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जहाँ पर अज्ञात बल दो ही हों, दो से अधिक सभी में आ रहे हैं। इसलिए प्रतिक्रिया पहले ज्ञात करना आवश्यक है। तो हम अब यहाँ पर जो रोलर सपोर्ट है इसकी प्रतिक्रिया ज्ञात कर लेते हैं। इसकी प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए जो हमारा फिक्स सपोर्ट है बी पॉइंट पर, तो बी बिंदु पर हम आघूर्ण लेकर के ए बिंदु की प्रतिक्रिया को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट किया जाएगा। पहले रिएक्शन ज्ञात करने के लिए रिएक्शन एट रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट पर जो रिएक्शन ज्ञात करने के लिए हम टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, यानी बी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले लेते हैं। अब इसमें मूवमेंट किसका लिया जाता है? ट्रस के अंदर के बल इसमें कंसीडर नहीं करते। ट्रस पर बाहर से लगने वाले बल 1 2 3 ये बल लगे हुए हैं और एक ये प्रतिक्रिया लगी हुई है, चौथा ये यहाँ पर बी पॉइंट पर ही लगा हुआ है। तो चूंकि हम बी पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, इसलिए बी पॉइंट की प्रतिक्रिया का आघूर्ण तो 0 हो जाएगा। बाकी बलों के आघूर्णों का हम योग करके समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए पहले हम आर ए बल का आघूर्ण लेते हैं। आर ए इंटू बी से कितनी दूरी है आर ए की? ये हमारी 12 मीटर है, तो आर ए इंटू 12 ये लिख लिया, और ये मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसके बाद से ये हमारे 3 बल हैं। पहले इस बल का आघूर्ण ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, चाहे इसका ले लीजिए। पहले इस बल का आघूर्ण 4 गुण ये भी हमारा बी पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, इसलिए इस 4 किलो न्यूटन के बल का आघूर्ण जो है ये तो 0 हो जाएगा। इस बल का आघूर्ण देखिए 8 किलो न्यूटन गुणे यहाँ से लंबिक दूरी कितनी होगी? ये होगी। अब हमको इस दूरी की गणना करनी है। प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है, और ये कोण जो है 30 डिग्री का दे रखा है। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा कर्ण हो गया। तो इसकी मदद से हम ये भुजा निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू cos 30 से ये भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो 8 का ये बल हो गया, और 4 इंटू cos 30 ये भुजा हो गई। तो डायरेक्ट हमने 8 गुणे 4 cos 30 यहाँ लिख लिया, तो ये इसका मूवमेंट हो गया। तो 8 वाले का मूवमेंट ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हमने बराबर के दूसरे पक्ष में लिखा है। इसके बाद हम इस 4 वाले बल का आघूर्ण लेते हैं। तो 4 किलो न्यूटन का जो बल है, ये बल गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे ज्ञात होगी? हम इस ट्रायंगल को पूरा कंसीडर कर लेते हैं। इसका बेस हमारा 8 मीटर है, 4 4 8 हो गया, तो ये 8 मीटर है। ये एंगल 30 डिग्री है, तो वही 8 cos 30 इसमें आ जाएगा। तो 4 गुणे 8 cos 30 हो गया। तो इस तरह से एक ये सिंपल इक्वेशन बन गई। इस सिंपल इक्वेशन में हम देखते हैं कि cos 30 दोनों में कॉमन है। तो ये 8 चौको 32 और 4 अट्ठे 32, ये दोनों हुए, तो 32 32 64 हो गया। अंडर और cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 32 √3 हो गया। और इसको हम √3 को भी सॉल्व कर लेते हैं दशमलव में कैलकुलेटर के द्वारा, तो इसकी वैल्यू 4.6 अप्रोक्सीमेट आ जाती है। तो इस तरह से आर ए बराबर 4.6 किलो न्यूटन ही हम लिख लेते हैं। तो ये तो हो गई प्रतिक्रिया आर ए। अब आर ए प्रतिक्रिया ज्ञात करने के बाद अब हम जिन बल मेंबर्स में बल हमको ज्ञात करने हैं, एक तो बल था ईडी, और दूसरा मेंबर था एफ डी, और तीसरा मेंबर है एफ जी। इन तीनों मेंबर को काटता हुआ एक सेक्शन एज्यूम करते हैं, यानी ऐसा सेक्शन लेते हैं जो इन तीनों मेंबर के लगभग बीच में से होता हुआ जाए। और तो हम किसी भी तरह का बना सकते हैं, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, ये डॉटेड लाइन के द्वारा इस सेक्शन को दर्शाते हैं। तो इस तरह से दिखाया कि इसको ये काट रहा है, फिर इसको काट रहा है, फिर ये इसको काट रहा है। तो एक्स एक्स सेक्शन ये कहलाएगा। तो ये सेक्शन एक्स एक्स हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, जो हमारे इन तीनों सेक्शंस को, तीनों मेंबर्स को काटता हुआ गुजर रहा है। अब हम यहाँ एज्यूम क्या करते हैं? यहाँ देखिए, ये इस सेक्शन के द्वारा इस ट्रस को 2 भाग में बांट दिया गया। एक तो इस सेक्शन के बाईं ओर का भाग, और दूसरा इस सेक्शन के दाहिनी ओर का भाग। अब यहाँ पर हम, चूंकि हमने प्रतिक्रिया बाईं ओर की ज्ञात कर ली है, तो हम इस सेक्शन के बाईं ओर की ट्रस पर विचार करेंगे। तो इस सेक्शन के बाईं ओर की ट्रस पर विचार करने पर हमको विचार क्या करना है? विचार ये करना है कि ट्रस जो है इसके बाईं ओर,
ट्रस एक बॉडी है, यानी एक ये सॉलिड बॉडी है, इसको हमने ट्रस को सॉलिड बॉडी मानते हुए इस ट्रस पर, इसके बाईं तरफ की ट्रस पर जो बाहर से लगने वाले बल हैं उन पर विचार करेंगे केवल। तो इस ट्रस पर बाहर से एक तो ये आर ए बल लग रहा है, इस ट्रस पर इस सेक्शन के बाईं ओर इस ट्रस पर बाहर से कौन सा बल लगा है, एक ये लग रहा है, ये इस जगह लग रहा है इस मेंबर के द्वारा। तो ये बाहर से एक बल ये लग रहा है, एक बाहर से बल इस मेंबर के द्वारा लग रहा है, एक बाहर से बल इस मेंबर के द्वारा लग रहा है। तो इसमें हम ये बल जो हैं तीनों मान लेते हैं कि माना कि यहाँ इस मेंबर में जो बल है वो T1 है, इस मेंबर में जो बल है वो T2 है, और इस मेंबर में जो बल है वो T3 है। ये बल हमने देखिए डी पॉइंट से बाहर की ओर लगाया है या इस सेक्शन की तरफ को लगाया है, इसलिए कि हमको इस मेंबर में हम टेंशन मेंबर एज्यूम करके चल रहे हैं। तो टेंशन मेंबर जब एज्यूम किया जाता है तो किसी भी बिंदु पर जो बल है ये बाहर की ओर दर्शाए जाते हैं बिंदु पर, और मेंबर के बल, इन दोनों सिरों के बल जो है इनवर्ड होते हैं। अगर इधर की प्रतिक्रिया हम दर्शाएंगे अंदर की तो इस दिशा में दर्शानी होगी। तो इस तरह से हमने ये बल मान लिया T1, ये T2 मान लिया, और इस बल को जो हमने T3 मान लिया। तो ये T1, T2, T3 ये तीन बल हमको ये ज्ञात करने हैं, और ये आर ए जिसमें से ज्ञात है। अब इस वस्तु को सॉलिड बॉडी मानते हुए इन तीन बलों के अधीन ये मेंबर संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था के लिए जो प्रतिबंध होते हैं कि सभी बलों के क्षैतिज घटकों का योग शून्य होता है, सभी बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों का योग शून्य होता है, और इस वस्तु के किसी भी बिंदु पर या इस वस्तु के बाहर के किसी भी बिंदु पर हम इन सभी बलों के आघूर्ण लें तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये एक नियम, हम बिंदु हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वस्तु के अंदर कोई बिंदु सिलेक्ट कर सकते हैं और वस्तु के बाहर भी कोई बिंदु सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां से इन सभी बलों का आघूर्ण लेंगे तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए अगर ये बॉडी संतुलन में है। तो ये इस सेक्शन के बाईं तरफ के हिस्से को संतुलित मानते हुए हम इसमें से कोई एक ऐसा बिंदु ढूंढते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि हम केवल मूवमेंट के द्वारा जहां से निकालें तो ज़्यादा बेटर होता है। सिग्मा H0 और सिग्मा V0 का प्रयोग न करें इस मेथड में विशेष तौर से, क्योंकि इसमें मूवमेंट वाला जो इक्वेशन है ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कारण अब यहाँ देखिए उसका सिलेक्शन, पॉइंट का सिलेक्शन किस आधार पर करेंगे, हमारे अननोन कितने फोर्स हैं, T1, T2 और T3। हम इनमें से ऐसा कोई सा बिंदु ढूंढें जहां जिस बिंदु से होकर के इनमें से कोई से दो बल गुजर रहे हों। तो कोई सा पॉइंट हम ढूंढें जहां पर दो बल गुजर रहे हों। तो जरा एक तरफ से विचार करके देखिए, मान लीजिए हम F पॉइंट को टेकअप करते हैं, तो F बिंदु से होकर के ये T1 बल की क्रिया रेखा भी गुजर रही है, तो T1 का आघूर्ण 0 हो जाएगा। F बिंदु से होकर के ये हमारा T2 बल ये भी गुजर रहा है, इसकी भी क्रिया रेखा F से होकर के जा रही है, तो इस बल का भी आघूर्ण 0 हो जाएगा। T1 बल जो है इसकी क्रिया रेखा इस बिंदु से होकर के नहीं गुजर रही है, और इधर इस रिएक्शन जो है हमारी आर ए, इसकी भी क्रिया रेखा इस बिंदु से होकर के नहीं गुजर रही है। तो अज्ञात बल क्या एक ही तो हुआ, तो एक ज्ञात हो गया। हम इसकी एक ही समीकरण से हमारा T1 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले F बिंदु को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से दो अज्ञात बल की क्रिया रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। इसीलिए हमने ये लिखा है बाई MF = 0। MF का मतलब होता है बिंदु F के परितः सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर रखने पर, यानी MF से मतलब है कि F बिंदु के परितः सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग बराबर 0 रखने पर। या इस समीकरण को हम वैसे भी बना सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो तो एक ही बात होती है। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु के परितः पहले T1 का आघूर्ण ले लीजिए। T1 बल ये है, तो T1 में इसकी क्रिया रेखा पर F बिंदु से लंब डाला जाएगा। तो लंब कौन सी दूरी हुई, ये दूरी हुई, तो ये दूरी का गुणा कर देंगे T1 में, तो ये T1 बल का आघूर्ण हो जाएगा। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 मीटर प्रश्न में दे रखी है। ये कोण 30 डिग्री का दे रखा है, तो कोण के सामने की ये भुजा है, तो 4 sin 30 ये दूरी आ जाएगी। तो T1 गुणे 4 sin 30
हमारा ये बल हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है T1 इंटू 4 साइन 30। तो T1 इंटू 4 साइन 30 ये हमारा T1 का आघूर्ण हो गया। ये है हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और आर बल का आघूर्ण कितना है, आर इंटू 4। यहाँ से F से आर की दूरी कितनी है, ये 4 दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये 4 है। तो आर इंटू 4 ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशन बन गई, इसमें आर का मान हमको ज्ञात है, आर का मान हमने रख दिया 4.6। और ये 4 से 4 यहाँ पर कट जा रहा है दोनों तरफ, केवल यहाँ साइन 30 था। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T1 बराबर 4.6 इंटू 2 हो गया, यानी ये 9.2 किलो न्यूटन का बल ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हमको F बिंदु के परता मोमेंट लेने से T1 बल ज्ञात हो गया। अब इसके बाद T1 तो ज्ञात हो गया। अब इसके बाद हम कोई दूसरा ऐसा बिंदु ढूंढें जहां पर इनमें से ज्ञात कौन कौन सा करना है, T2 और T3 ज्ञात करना है। T1 तो ज्ञात हो चुका, तो इसके अलावा कोई से 2 बल गुजर रहे हों, तो हम कौन सा बिंदु ढूंढ सकते हैं। हम ए बिंदु भी ट्राई कर सकते हैं, डी बिंदु भी ट्राई कर सकते हैं। डी बिंदु पर देखें, डी बिंदु से होकर के हमारा T1 भी गुजर रहा है और T2 भी गुजर रहा है। T3 यहां से नहीं जा रहा है डी से, और ये RA भी नहीं जा रहा है, तो हम यहां ये भी बिंदु ले सकते हैं। इधर ए पर देखें, ए बिंदु से T1 भी गुजर रहा है और ये RA भी गुजर रहा है, और इधर ये T3 भी गुजर, केवल एक बल जो है ये नहीं गुजर रहा है। तो हम ये भी बिंदु ले सकते हैं, ये भी बिंदु ले सकते हैं। तो पहले हम ए बिंदु ले लेते हैं। इसलिए बाई MA = 0, इसका मतलब है कि ए बिंदु के परता सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग बराबर 0 रखने पर, तो देख लीजिए ए बिंदु के परता जब आघूर्ण हम लेंगे तो पहले तो RA का आघूर्ण 0 हो गया। T3 ये बल है, T3 का आघूर्ण, चूंकि T3 की क्रिया रेखा ए से ही गुजर रही है, इसलिए T3 का मूवमेंट भी 0 हो गया। T1 की क्रिया रेखा भी इसी से गुजर रही है, इसलिए इसका भी मूवमेंट 0 हो गया। अब केवल एक ही बल बचा है T2। तो ये T2 में हम T2 का आघूर्ण लेना है ए बिंदु के परता। तो क्या करेंगे, T2 की क्रिया रेखा पर ए बिंदु से लंब डालेंगे, तो इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो इस दूरी का गुणा करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक की दूरी देखिए कितनी हुई। यहां से यहां तक ये हमको 4 मालूम है। ये कोण 60 था अंदर का, तो ये इसके सामने का कोण ये भी 60 हो गया। तो जब ये 60 हो गया, ये भुजा 4 है और भुजा हमको ये ज्ञात करनी है लंब, तो 4 इंटू साइन 60 हो जाएगा। तो 4 इंटू साइन 60, तो T2 बल में 4 इंटू साइन 60 का गुणा कर देंगे। T2 इंटू 4 इंटू साइन 60, चूंकि बल एक ही है और कोई दूसरा बल है नहीं, बाकी सबके मान तो 0 हो गए, तो इसी को बराबर 0 के बराबर रख लेंगे। अब जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो इसमें खाली T2 ही तो है, बाकी ये तो इधर जा करके फिर 0 हो जाएगा। तो T2 बराबर 0 ज्ञात हो गया। तो एक वैल्यू ये ज्ञात हो गई कि हमारा T2 बल जो है, इसकी जो है वैल्यू 0 है। इसके बाद हम T3 बल ज्ञात करेंगे। T3 बल ज्ञात करने के लिए हम किसी ऐसे बिंदु को ढूंढेंगे जहां से होकर के T1 और T2 ये दोनों बल गुजर रहे हों। तो इसके लिए हम ये D बिंदु एक ऐसा है जहां से T1 की क्रिया रेखा भी गुजर रही है और T2 की क्रिया रेखा भी D बिंदु से होकर के गुजर रही है। तो हम D बिंदु पर मोमेंट लेंगे और इसके लिए ही हम लिख रहे हैं बाई MD = 0, यानी D बिंदु के परता सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य करने पर। तो 1/1 हम लेते हैं। तो D बिंदु के परता पहले T1 बल का आघूर्ण लेंगे, तो T1 की क्रिया रेखा चूंकि D से गुजर रही है, इसलिए इसका आघूर्ण 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। T2 बल की क्रिया रेखा भी D से होकर के गुजर रही है, इसलिए इसका भी आघूर्ण 0 हो जाएगा, इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा बल हमारा T3 है, तो T3 बल का आघूर्ण जब हम लेंगे तो बल ये हो गया। इस बल की क्रिया रेखा पर T बिंदु से लंब डालेंगे, तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अब ये जो लंबाई है, इसको देखिए यहाँ इस नीचे बीच वाले ट्रायंगल में, ये एंगल इसका 60 डिग्री है, ये एंगल इसका 60 डिग्री है,
तो जब ये दो कोण 60 डिग्री हैं तो इसका तीसरा कोण भी जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से 60 डिग्री के एंगल वाला जो ट्रायंगल होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि ये भुजा 4 मीटर की दी हुई है इसलिए ये भुजा भी 4 मीटर की हो जाएगी। अब ये भुजा हमारी 4 मीटर की है, ये कोण 60 डिग्री का है, तो इसके हिसाब से ये जो लंब है हमारी ये वाली भुजा 4 इंटू साइन 60 के बराबर हो जाएगी। तो 4 इंटू साइन 60 का गुणा जब हम T3 में कर देंगे तो ये T3 का आघूर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एम डी इक्वल टू 0 हमने लिखा है इसमें T3 बल लिखा है और बल में 4 इंटू साइन 60 का लिख करके ये इसका आघूर्ण ले लिया। इसका आघूर्ण हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसके बाद बल बचता है हमारा आर का जब हम मूवमेंट लेंगे तो आर की क्रिया रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ डी से जब इस पर लंब डालेंगे तो यहाँ गिरेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। ये दूरी हमारी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये हमारी 2 हो जाएगी, हाफ मिडिल पॉइंट होगा क्योंकि ये इस भुजा पर जब लंब डालेंगे तो ये मध्य बिंदु पर गिरता है। तो इस तरह से 4 और 2 6 की ये दूरी हो जाएगी। तो आर में 6 का गुणा कर देंगे। ये इस आर बल का आघूर्ण भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों बल के आघूर्ण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों को प्लस चिन्ह में लिखते हुए आर इंटू 6 को भी प्लस में लिखा और ये T3 के भी आघूर्ण को भी प्लस में लिखा। एक ही पक्ष में लिख करके बराबर 0 रख दिया। इस तरह से एक समीकरण हमको ये प्राप्त हुई। इस समीकरण में जब हम आर का मान रख देते हैं 4.6 और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने से हमको T3 की वैल्यू जो है -7.96 किलो न्यूटन के बराबर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको ये तीसरा बल भी हमारा T3 ज्ञात हो गया। हमने तीनों बल ज्ञात कर लिए केवल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आघूर्ण लेकर के। यहाँ हमने किसी भी स्थिति में सिग्मा H इक्वल टू 0 की समीकरण नहीं बनाई, सिग्मा V इक्वल टू 0 की समीकरण नहीं बनाई। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम ये सिग्मा H इक्वल टू 0 की समीकरण न बनाएं। हम इन्हीं T1 T2 T3 के अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दें और उनको बराबर करके एक समीकरण बना लें और इसी तरह से इनके वर्टिकल कंपोनेंट करके भी एक समीकरण बना लें तो 2 समीकरण ये मिल जाएंगी। तीसरी समीकरण किसी भी एक बिंदु से m सिग्मा m इक्वल टू 0 करके बना लें तो 3 समीकरण 3 अज्ञात हमारा बेसिक रूल से वो सारे बल जो हैं तीनों T1 T2 T3 ये तो ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम किसी भी मेथड का उपयोग करें, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कई मेथड हो सकते हैं, उसमें कई तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कन्वीनियंट लगे उसके द्वारा हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मूवमेंट लेकर के इसको हल करने का मेथड आपको बताया। बस जब ये सारे बल ज्ञात हो गए, हाँ इसके साथ ही साथ ये तो केवल 3 बल हैं। अगर हमको दूसरे मेंबर्स में भी बल ज्ञात करने हो, मान लीजिए पूरी ट्रस्ट के बल ज्ञात करने हो, तो एक तो सेक्शन ये हमने इसका कैलकुलेशन करके समझा ही दिया है। इसके जो बल छूट गए बाएं पक्ष, इसका जो बायां भाग था इसमें इस बल का मान नहीं निकाला आपने, इस बल का मान नहीं निकाला, इसका नहीं, 3 मेंबर के वैल्यूज हमको निकालने थे। तो इसमें हम अलग अलग सेक्शन मान लेंगे। एक सेक्शन यहाँ से मान लेंगे जो ये 2 को काटता हुआ जाएगा, एक ये अकेला बचा है तो इसके लिए फिर हमको एक यहाँ से ऐसे मानना पड़ेगा जिसमें ये सेक्शन दोबारा इसी भाग से जा रहा है, यद्यपि इसका मान ज्ञात हो चुका है। तो इसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं होता, हम 2 सेक्शन एक ही मेंबर से होकर के निकाल सकते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएगी। ये ज्ञात है बल, तो ये ऐसे काट दिया, यहाँ निकाल दिया, तो एक सेक्शन ये मान लिया, एक सेक्शन ये मान लिया। इस तरीके से इस सेक्शन के द्वारा ये दोनों बल ज्ञात हो जाएंगे, इसके द्वारा ये बल ज्ञात हो जाएगा, तो तीनों बल ये यहाँ। तो इसी तरह से हम भिन्न भिन्न सेक्शन पर अलग सेक्शन मानते हुए और इसी तरह से गणना करते हुए प्रत्येक मेंबर में इसके बलों की गणना कर सकते हैं। और लास्ट में जब ये दोनों बल ज्ञात हो जाएंगे तो हमारा H और B भी ज्ञात हो जाएगा और H भी ज्ञात हो जाने पर रिएक्शन RB हम √H² + B² से ज्ञात कर लेंगे और उसका इंक्लिनेशन भी हम ज्ञात करके बता देंगे tan इनवर्स थीटा से। तो ये हमारा बाई सेक्शन मेथड एक सॉल्यूशन हुआ, एग्जाम्पल हुआ। हम इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। इसका आंसर चार्ट आप देख रहे 3
मेंबर्स में बल पूछे गए थे, तीनों मेंबर लिख दीजिए। आप सुविधा के लिए इसी जिस मेंबर में T1 माना था उसको ब्रैकेट में T1 भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको केवल छोड़ भी सकते हैं। तो T1, T2, T3 लिख लिया। जो इनमें बल की वैल्यू प्राप्त हुई थी, तो T1 का मान देखिए यहाँ पर 9.2 किलो न्यूटन आया था, प्लस में आया था, इसलिए इसको टेंशन लिखा गया है। T2 की वैल्यू हमारी 0 आई थी, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 0 बल का मतलब न तो टेंशन है और न कंप्रेशन है, इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। और T3 हमारा माइनस में आया है, T3 की वैल्यू माइनस में है, माइनस की वजह से इसमें कंप्रेशन उत्पन्न होगा, टेंशन नहीं होगा। तो यह हमारा एक सिंपल आंसर चार्ट है। तो इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक पर जो है पूरी जानकारी होती है। थैंक यू।